ऐसा पुलिस अफिसर जो मुश्किल से मुश्किल केस हल कर सकता है, 27 तारीख से उसकी बीवी और बेटी लापता है, वो आराम से बैठा हुआ है। तहमीना की तरफ से ये पंजाब को एक दरखास्त दी जाती है। बरकी थाने के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और ये डीएसपी उस्मान अदर खुद ये मुझे डरा धमका रहे हैं कि तुम्हें एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, तुम खामोशी इख्तियार कर। और थाना बरकी पुलिस उन्होंने उस दरखास्त को किसी खाते में नहीं लिखा। 4 अक्टूबर को उस्मान हैदर उच्च शरीफ उनके घर जाता है और उनमें जाके डराता धमकाता है कि मेरी बीवी और बेटी आपके पास। क्या एसएचओ बरकी नाहल था? क्या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नाहल था? क्या डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नाहल था कि उसके बाद इन्हें एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, दोहरे कत्ल का ड्रॉप सीन हो चुका है, लेकिन इस ड्रॉप सीन से पहले पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं खुर्रम पाशा साहब, इन्होंने जैसे ही ये मुकदमा दर्ज होता है और इस मुकदमे के बाद फौरी तौर पर एक बयान जो है वो दिया, जो कि आज के सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। मुकदमा दर्ज होता है और फौरी तौर पर कहा जाता है अगर इस केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए और बगैर इस चीज़ को सोचे हुए कि उस्मान हैदर गुज्जर हाजिर सर्विस डीएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, तो मुमकिन है ये जो शख्स है इसका किरदार मशकूक नज़र आ रहा है। और बाद में कहानी भी जो है वो सामने आती है। पुलिस की तफ्तीश के बाद दोहरे कत्ल का जो मुलजिम है वो उस्मान हैदर गुज्जर ही होता है। खुर्रम पाशा साहब, यकीनी बात है आपकी ये जो प्रेडिक्शन थी बड़ी हैरानकुन थी। हाजिर सर्विस डीएसपी के ऊपर आपने एक इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया कि कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे ज़हन में ख्याल आया आपको? देखिए, इस सारे वाक़े के हालात वाक़यात जो स्टार्ट के थे ना, वही मशकूक थे। 27 सितंबर का वक़ुआ बनाया जाता है, उसकी एफआईआर के मुताबिक जो उस्मान हैदर की तरफ से दर्ज कराई जाती है। लेकिन जब 7 अक्टूबर को एक दरख्वास्त जाती है इसकी साली की तरफ से, तहमीना की तरफ से, और थाना बरकी पुलिस उस दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। 8 अक्टूबर को वो तहमीना चली जाती है आईजी ऑफिस, उसकी दरख्वास्त पर फिर कोई अमल नहीं होता। जब उस्मान हैदर ये चीज़ देखता है कि अब मेरी साली एक्टिव हो गई है, क्योंकि उससे पहले 4 अक्टूबर को उस्मान हैदर उच्च शरीफ उनके घर जाता है और उनमें जाके डराता धमकाता है कि मेरी बीवी और बेटी आपके पास है। अच्छा। जबकि वो खुद काफ़ी दिनों से रब्ता जब कर रहे होते हैं, उनका रब्ता नहीं हो रहा था, तो हालातों वाक़यात उनके लिए भी मशकूक थे, क्योंकि उन्हें पिछली सारी बैकग्राउंड का पता था कि ये शराब के नशे में धुत होकर किस तरह अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था और ये लड़ाई झगड़े मामूल का हिस्सा बने हुए थे। अच्छा। लेकिन जब उन्हें ये शक हुआ, उन्होंने आके दरख्वास्त दी और थाना बरकी पुलिस की ये नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने उस दरख्वास्त को किसी खाते में नहीं लिखा। उन्होंने अपने पेटी भाई डीएसपी की फेवर में रहे और फिर जब उस्मान हैदर ने देखा कि अब एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, तो 18 अक्टूबर को जाके वो दरख्वास्त देता है और उस दरख्वास्त पर 20 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब मशकूक क्यों नज़र आ रहा था कि एक ऐसा पुलिस अफसर जिसका महकमे के कम्पिटेंट ऑफिसर्स में शुमार होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बतौर प्रोफेशनलिज्म में उस्मान हैदर का शुमार लाहौर के उन चंद अफसरान में होता था कि जो मुश्किल से मुश्किल केस को हल करने की सलाहियत रखते थे। माजी में एक वाक़या हुआ था कि उस्मान हैदर ने बड़े ख़तरनाक दहशत गर्द गिरफ़्तार किए थे और इसे लाखों रुपए इनाम से भी नवाजा गया था महकमे की जानब से। ये इसके क्रेडिट पे सारी चीज़ें थी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब इंटरपोल से बाहर के ममालिक से मुल्ज़मान को जो लाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो एक जो टीम होती थी, उस टीम का सबसे अहम मेंबर उस्मान हैदर होता था। अब एक ऐसा पुलिस अफिसर जो मुश्किल से मुश्किल केस हल कर सकता है, 27 तारीख से उसकी बीवी और बेटी लापता है, वो आराम से बैठा हुआ है, जबकि खुद वो इन्वेस्टिगेशन में तैनात है, उसके पास खुद सारे सोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, चंद माह के बाद वो प्रमोट होने वाले थे एसपी के रैंक पे। और वो किस तरह हो सकता है कि वो इतना आराम से बैठा हुआ है और उसको दरख्वास्त देने का ख्याल उसी वक्त आया कि जब उसकी साली एक्टिव हो गई है, उसके दीगर ससुराली एक्टिव हो गए हैं। तो ये हालातों वाक़यात उस्मान हैदर के किरदार को मशकूक जो है ना करार दे रहे थे। लेकिन चूँकि वो एक ऑन ड्यूटी डीएसपी था, महकमा के जो दीगर अफसरान थे उसको बचाने की कोशिशों में थे। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, उसको जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट नहीं मानूंगा कि अगर वो ख़बर को देखकर या वाक़े को देखकर
अपना पूरा एक एनालिसिस कायम ना कर ले। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर कभी कम्पिटेंट नहीं हो सकता कि जब उनके पास दरख्वास्त जाती है, जहाँ कोई वक़ुआ होता है, वो मौका पर जाके हालातों वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। पुलिस ऑफिसर सारी कहानी समझ जाते हैं। अब ये अगर सिविलियन होता बिलफ़र्ज़, ये पुलिस अफसर ना होता, तो यही केस 1 घंटे में हल हो जाना था। लेकिन चूँकि वो डीएसपी था और बजाय इसके कि पुलिस इसकी तरफ रुख करती, उन्होंने उसके ससुरालियों को दबाना शुरू कर दिया था। और इस चीज़ का इंकशाफ उस वक़्त हुआ कि जब इसकी साली की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें वो इंकशाफ करती है, इल्ज़ाम आयद करती है कि बरकी थाने के जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है और ये डीएसपी उस्मान हैदर खुद ये मुझे डरा धमका रहे हैं कि तुम्हें एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, तुम खामोशी इख्तियार कर लो। यानी कि उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बहुत दावे कर रहे हैं कि जी हमने तफ्तीश बहुत अच्छी की और हमने बड़ा क्या नाम है केस ट्रेस कर लिया है, अगर लाहौर हाई कोर्ट उनकी साली ना जाती तो पुलिस अफसर तो सोए हुए थे। और ये फिर कैसे कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं कि उन्होंने इतने दिन लगा दिए इसको। और अब वो ये कहते हैं कि चूँकि हम शवाहिद जमा कर रहे थे, जबकि मैं दावे से बात करता हूँ कि उस्मान हैदर अगर डीएसपी नहीं एक सिविल शख्स होता तो ये केस 1 घंटे में सॉल्व आउट हो जाना था। कि इसको जो मुतलका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ही था या एसएचओ ही था ना, ये इतने हाई लेवल पे तफ्तीश जानी नहीं थी। ये उनका ही काम था कि उन्होंने इससे गुलवा लेना था। पुलिस का एक अपना तरीक़ेकार होता है, अपनी एक आँख होती है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है। क्या एसएचओ बरकी नाअहल था? क्या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नाअहल था? क्या डीएसपी इन्वेस्टिगेशन नाअहल था? कि उसके बाद इन्हें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देनी पड़ी, इन्हें एसपी मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की खिदमात हासिल करना पड़ी। तो फिर इसका मतलब है जो मुतलका थाने के अफसरान थे वो सारे नाअहल थे, वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो एक इस हीनियस क्राइम को, डबल मर्डर का मामला है, वो इसको लुक आफ्टर ही नहीं कर सके। और फिर ये बताया जाए कि पुलिस अफसरान ने उस एसएचओ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की कि जिसने इसकी साली की दरख्वास्त पर कोई एक्शन नहीं लिया था, जो कि 7 अक्टूबर को गई हुई थी, सिर्फ इसलिए कि उस्मान हैदर ऑन ड्यूटी डीएसपी था। इसका मतलब है कि ये अपने महकमे के अफसर को बचाने की कोशिश करते रहते। तो असूली तौर पे उस एसएचओ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि मैं समझता हूँ उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है और ये दानिस्ता तौर पर किया गया है। लोग ये भी बल्कि ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा था जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बरकी थाने के थे, उनको बाकायदा तौर पर डीएसपी साहब अपने घर बुलाते थे और केस को गुमराह करने की कोशिश करते थे कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कर लें, वो कर लें, उधर जाएं, इधर जा सकती है। इसमें कितनी सदाकत? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि वो उस डीएसपी के असर रसूख में थे और उन्होंने दानिस्ता तौर पे सारी गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। क्योंकि अगर वो इस काबिल नहीं था फिर उसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्यों लगाया हुआ था। उस एसएचओ बरकी को मैंने आपसे पहले कहा है कि जो एक एसएचओ होता है, एक आम थानेदार या एक मुहर्रर भी थाने का होता है ना, उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, वो एप्लीकेशन पढ़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं इसमें कितना सच है, इसमें कितना झूठ है। तो क्या वो जो एसएचओ था उसके पास जब उसकी साली की दरख्वास्त गई थी, उसका काम नहीं था बनता कि वो उस पर एक्शन लेता? देखें, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस अफसर है, चाहे वो सिविलियन है। जो शख्स जुर्म करता है कानून उसके लिए बराबर होता है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त बड़े लोगों ने सवाल उठाया कि खुर्रम पाशा साहब आप क्या रहे हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मशकूक करैक्टर है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कहानी खुल के सामने आ गई। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन है अयाज साहब, उन्होंने बस 1 घंटा तफ्तीश की और सारी चीज़ें उगल दी उन्होंने। ये काम जो एसपी ने किया है ये एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। दूसरी बात, मैंने वो सारी ग्राउंड आपको बताई है, बैकग्राउंड के कहाँ से मुझे भी ये मशकूक मामला लग रहा था। थोड़ा सा इनकी बैक हिस्ट्री पे गए। अब कई देखें, अब वो दुनिया से चली गई हैं, इनके घरेलू झगड़े क्या थे, अब वो कोई बातें जो हैं वो फिर ज़ातियात पे भी आ जाती हैं। जो हम तक इतलात आई थी उसके मुताबिक ये सारा हालात इसी की तरफ इशारे कर रहे थे कि वो जो कुछ चल रहा था फैमिली में, दूसरी शादी का भी एक मामला था और वो क्या था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अब करना मुनासिब नहीं है। ये लगता है कि दूसरी बेगम के कहने पे ये सारा हुआ है। ये नहीं आप कह सकते कि उसके कहने पे हुआ होगा, तो वो छोटा बच्चा नहीं। जब मैंने आपको अपने इंटरव्यू में स्टार्ट पे ये बात की है
उस्मान हैदर का शुमार कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स में होता है। इसमें कोई डाउट नहीं था कि एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, बेहतरीन वो काम करने वाला बंदा है, अपने शोबे में वो बहुत कम्पिटेंट था, प्रोफेशनल। तो उसके लिए तो ये कोई मैटर नहीं रखता था मामला। क्या होगा? देखिए, अगर तो उसके लवाकिन जो उस्मान हैदर के ससुराली हैं, अगर तो वो इस केस की मुनासिब पैरवी करते रहे और वो अभी से उन्होंने पुलिस की तफ्तीश पे कुछ बात का इजहार भी कर दिया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, लेकिन लगता यूँ है कि उन्हें कोई यकीन दहानी कराई गई है, जिसकी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलतवी हुई, क्योंकि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ जानी थी। और अगली बात जो सबसे अहम है, उन्होंने तो एक दरख्वास्त भी दे दी है कि जो उस्मान हैदर के ये जो मामला है इस केस का, वो CCD के सुपुर्द किया जाए। इसका मतलब है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग पे अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं वो। तो अब अगर वो मुनासिब पैरवी करते हैं तो फिर तो कोई कानून के मुताबिक इसका कोई फ़ैसला हो जाएगा, ये कुछ सज़ा के अमल तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इस केस की मुनासिब पैरवी वो नहीं कर पाएंगे, उन्हें डराया धमकाया गया, उन्हें बैठा दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, तो फिर एक ख़ास अरसे तक तो उस्मान हैदर अंदर रहेगा, फिर उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।